controversies. A day that set tear gas. 2026 में इंडिया में एक नीट का पेपर लीक होता है जिसे लेकर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। नीट के एग्जाम का रिजल्ट ये डिसाइड करता है कि कौन मुस्तकबिल में जाके डॉक्टर बनने का अहल है और कौन नहीं है। मतलब कि ये इंडिया के स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ऐसे पेपर का लीक हो जाना कोई छोटी बात नहीं है, जिसे देने के लिए हर साल 20 से 25 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। और अगर ये पेपर लीक हो जाए तो इसके दोबारा अप्लाई करने तक जो स्टडी का खर्चा और जो ट्रैवलिंग का खर्चा आता है वो कुल मिला के तकरीबन 3 से 5 हजार करोड़ तक पहुंच जाता है। इस पेपर को लेकर स्टूडेंट पहले ही बहुत ज्यादा गुस्सा थे। इसी दौरान 15 मई को एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत न्यू जनरेशन को कॉकरोच बोलते हैं। There are already parasites in society. They are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become. इसी चीज को मजाक लेते हुए एक इंडियन स्टूडेंट जो कि अमेरिका में स्टडी कर रहे हैं, अभिजीत दिपके, वो नेक्स्ट डे एक ट्वीट करते हैं, व्हाट इफ ऑल कॉकरोच कम टुगेदर। और मजाक में एक कॉकरोच जनता पार्टी नाम का प्लेटफॉर्म बनाते हैं जो कि इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह पर बनाया गया। ये कोई पार्टी नहीं थी, ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म था जिसकी मेंबरशिप हासिल करने के लिए भी बिल्कुल मजाकिया तौर पर उन्होंने 3 शराइत रखी। क्या आप लेजी हैं, क्या आप सारा दिन ऑनलाइन रहते हैं और क्या आप खुद को कॉकरोच की तरह आइडेंटिफाई करते हैं। ये सिर्फ एक मजाक था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से वेरिफिकेशन आती है कि उसने न्यू जनरेशन को कॉकरोच नहीं कहा, उसने उनको कॉकरोच कहा है जो धांधली करके आगे आते हैं। जो लोग सिफारिश और रिश्वत के जरिए आगे आते हैं उन्होंने उसको कॉकरोच कहा है। जबकि न्यू जनरेशन तो इंडिया के पिलर्स हैं, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोग इसी प्लेटफॉर्म को एक जरिया बनाते हैं और इस पर आवाज उठाने लगते हैं। यहाँ तक कि कुछ ही दिन में इसके फॉलोअर्स 22 मिलियन क्रॉस कर जाते हैं। अब मैं बताता चलूं कि जब अभिजीत दिपके ने ये प्लेटफॉर्म बनाया तो उसे अमेरिका में बैठे हुए थ्रेट आने लगे कि तुम तो अमेरिका हो, तुम्हें भी हम कत्ल करवा देंगे और तुम्हारी फैमिली जो कि इंडिया में है उन्हें भी हम कत्ल करवा देंगे, तुम ये पोस्ट हटा दो और इसी के साथ साथ तुम बीजेपी जो कि नरेंद्र मोदी की पार्टी है उसे सपोर्ट करो। अलबत्ता स्टूडेंट को इन पेपर्स को लेके बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि हर जगह ही धांधली चल रही है। पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, इन कंट्रीज में हर तरफ ही धांधली है और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। और एक मिडिल क्लास स्टूडेंट के पास सिर्फ एक मौका बचता है कि वो अपने टैलेंट के जरिए आगे आए और अपने घर वालों को गुर्बत से निकाले। इसके लिए वो हार्डवर्क करते हैं और आगे जाके कोई ऑफिसर या डॉक्टर बनते हैं। अब मैं बताता चलूं कि अगर कोई पेपर लीक होता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है। लाइक एज अगर आप सब इंस्पेक्टर आपको बनना है तो उसके लिए 40-45 लाख देना पड़ता है, लेकिन सब इंस्पेक्टर की इनकम बहुत कम होती है और उसे ये कर्जा भी उतारना होता है, सो वो आगे रिश्वत का काम करता है। इस तरह एक ये चेन बनती जाती है और हर तरफ रिश्वत बहुत ज्यादा बढ़ती है और जिसके जरिए बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा बढ़ती है, नाइंसाफी भी बढ़ती है। सो स्टूडेंट को इसको लेकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। अब स्टूडेंट को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया था जहाँ पर वो मिलकर अपनी आवाज उठा सकते थे। सो स्टूडेंट ने ऑनलाइन प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। कुछ जगह पर स्टूडेंट सड़कों पर भी निकले। इसके कुछ ही दिन बाद अभिजीत दिपके एक रील पोस्ट करते हैं और वो कहते हैं कि मैंने डिसाइड किया है मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊंगा। अब सब मुझे एयरपोर्ट पर मिली है। अमेरिका से न्यू दिल्ली आएंगे और वहाँ पर जाकर पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे और जिसमें उनकी मांग थी कि इम्तिहानात को रिश्वत से साफ किया जाए। और इसी के साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन के मिनिस्टर हैं उनको उनकी पोस्ट से हटाया जाए, जिनके होते हुए ये पेपर्स लीक हुए, ताकि कोई भी अमीर शख्स का बेटा आगे ना आ सके, सिर्फ टैलेंटेड लोग आगे हैं, जो कि बिल्कुल एक स्टूडेंट के हक की बात है। गवर्नमेंट इसको लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी क्योंकि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स और इस तरह के एहतजाज कुछ दिन ही चलते हैं। अमूमन इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट उस जगह का पानी, बिजली और इंटरनेट बंद कर देती है, जिसकी वजह से वहां से स्टूडेंट्स और लोग पीछे हटने लगते हैं और अपने अपने कामकाजों में दोबारा मसरूफ हो जाते हैं। अलबत्ता तब तक इंडिया के बहुत से इलाकों में प्रोटेस्ट शुरू हो चुके थे, जिनमें मुंबई, कलकत्ता, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, पटना, लखनऊ और बिहार शामिल है। अब ये प्रोटेस्ट बिल्कुल पीसफुल चल रहा था और हुकूमत ने वहाँ पर पानी, बिजली और इंटरनेट को बंद कर दिया, जिससे उन्हें लगा कि ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें ट्विस्ट तब होता है जब एक इंडियन गोल्ड मेडलिस्ट सोनम वांगचू इसमें ऐड हो जाते हैं। 6 तारीख को शनिवार सुबह मैं भी आप और वो स्टूडेंट को प्रमोट करते हैं और भूख हड़ताल का ऐलान कर देते हैं। इससे बहुत से लोग और इस प्रोटेस्ट में ऐड होने लगते हैं और वो फनी मीम्स भी बनाते हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सीफा की बात करते हैं, अब उसको घर से निकाल के तोप के सामने बांध के उड़ा देंगे।
हुकूमत के पास अब सिर्फ 3 रास्ते थे। या तो वो सोनम वांगचुक को वहाँ से हटा दें जिससे कि मामला दोबारा सेटल हो जाए, लेकिन जिससे हुकूमत पर एक बैड इफेक्ट जाता है कि जो शख्स पीसफुली बैठा हुआ है और भूख हड़ताल की हुई है उसकी बात सुनने की बजाय बल्कि उसे हटा दिया गया, तो ये हुकूमत के लिए खतरनाक बात थी, जिससे उनकी हुकूमत को खतरा था और इससे अवाम और ज्यादा गुस्सा हो जाती। दूसरा ये कि इस प्रोटेस्ट को इसी तरीके से चलने दिया जाए जिससे सोनम वांगचुक की तबीयत खराब हो सकती थी, क्योंकि वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे और उनके मरने का भी खतरा था। इससे भी हुकूमत पर बैड इफेक्ट जाता। आप कैमरा दिखा दीजिए एक बार सोनम सर के पास, देखिए उनकी हालत, देखिए उनकी हालत, 15 दिन से वो इंसान भूखा है। और तीसरा ये कि धर्मेंद्र प्रधान को उनकी पोस्ट से इस्तीफा दे दिया जाए। बट इससे हुकूमत के ओपोजिशन ये कह सकते थे कि इनकी पार्टी कितनी कमजोर है जिन्हें स्टूडेंट नहीं हटा दिया। अब हुकूमत के पास कोई भी मौका नहीं था। इसी दौरान इंडिया की एक कोर्ट में एक केस फाइल किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि सोनम वांगचुक को एक डॉक्टर फराहम किया जाए जो कि डे बाय डे उनकी हेल्थ को चेक करता हो। अलबत्ता ये केस हुकूमत की तरफ से एक चाल चली गई थी। इसे ना ही वांगचुक की फैमिली ने करवाया था, ना ही ये केस सोनम वांगचुक की बेगम ने किया था, और ना ही अभिजीत दिपके जो कि उस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे उन्होंने ये केस किया था। ये केस एक प्राइवेट वकील के तहत लड़ा गया था जिसमें हुकूमत कहती है कि उन्हें एक डॉक्टर फराहम किया जाए जो कि डे बाय डे उनकी हेल्थ को चेक करे और उनकी हेल्थ बहाल रहे। हुकूमत की इसमें प्लानिंग ये थी कि जब अभिजीत दिपके वहाँ से हटे हो और वहाँ पर ज्यादा भीड़ ना हो तो सोनम वांगचुक को वहाँ से हटाया जाए और उन्हें हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए, जिससे कि ये प्रोटेस्ट ठंडा हो और इससे सारे स्टूडेंट अपने घरों को चल जाएं और लोग भी अपने कामों को वापस चल जाएं। जब उन्होंने सोनम वांगचुक को वहाँ से हटाया, जिससे उन्होंने उन प्रोटेस्ट में सिविल वर्दी में अपने पुलिस ऑफिसर्स को हायर किया और उन्होंने सोनम वांगचुक को वहाँ से हटा दिया। अब इसी के साथ साथ हुकूमत ने वहाँ पर कुछ ट्रक्स भी खड़े किए जिनमें पत्थर भरा हुआ था, जो कि हुकूमत की तरफ से वहाँ पर खड़े किए गए थे ताकि अगर वो किसी सूरत में स्टूडेंट पर लाठीचार्ज करें तो वो ये कह सकें कि वहाँ पर स्टूडेंट की तरफ से पत्थर लाए गए थे, जिसकी वजह से मजबूरी में उन्हें वहाँ पर लाठीचार्ज करना पड़ा। इसी के साथ साथ वहाँ पर मीडिया भी झूठ बोल रहा था, जिसे कि गोदी मीडिया का नाम दिया गया। वो मजीद झूठ पे झूठ बोली जा रहे थे। एक पीसफुल प्रोटेस्ट को वो एक दहशतगर्दी प्रोटेस्ट के नाम से बुलाने लगे। अलबत्ता 18 जुलाई को सोनम वांगचुक को वहाँ से हटाया गया, जिसके बाद हालात काबू में आने की बजाय बेकाबू हो गए। अभिजीत दिपके ने 19 जुलाई को ये कहा कि हम अब पार्लियामेंट हाउस की तरफ जाएंगे, जहां पर हम अपनी एप्लीकेशन देंगे ताकि हमारे मसले का हल किया जाए। सभी पेरेंट्स को मेरा नमस्कार। 20 जुलाई को हम जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे। ये कहकर वो स्टेज के बैक साइड से जाने लगे, लेकिन इसमें कुछ हजूम ने उन्हें फॉलो किया और कुछ ने डायरेक्ट पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश की। अब इंडिया में जितनी भी जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स को रेलवे स्टेशन पर रोका हुआ था, कुछ स्टूडेंट ट्रैफिक में थे, उन्होंने बैरियर्स को तोड़ा, उन्होंने पुलिस को पीछे हटने पर मजबूर किया और वो भी पार्लियामेंट की तरफ जाने लगे, जिससे कि हालात बेकाबू हो गए। तो पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया, जिससे कई बच्चों को हेड इंजरी हुई, कई बच्चों को आर्म और लेग्स में इंजरी हुई। और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर अपनी फोर्सेस को गन्स के साथ खड़ा कर दिया ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आज की गवर्नमेंट, चाहे वो इंडिया की हो चाहे वो पाकिस्तान की, वो जेनजी से डरती हैं, क्योंकि 2024 से पहले जेनजी को कुछ भी नहीं समझा जाता था। उन्हें समझा जाता था कि ये सिर्फ दुनिया में अय्याशी करने आया और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जेनजी ने 2024 में बांग्लादेश की हुकूमत को खत्म किया और 2024 में कीनिया की हुकूमत को भी खत्म किया। 2025 में जेनजी ने नेपाल और बल्गेरिया की हुकूमत को खत्म किया और 2026 में इंडिया में ये प्रोटेस्ट हो रहा था, जिसकी वजह से हुकूमत जेनजी को एज अ स्टूडेंट नहीं बल्कि एक दहशतगर्द के तौर पर ट्रीट कर रही थी। और इसी तरह इंडिया की गवर्नमेंट ने कहा कि ये जेनजी नहीं, इनका ताल्लुक चाइना और पाकिस्तान से है या बांग्लादेश से है, ये इंडिया की यूथ को खराब कर रहे हैं और ये इंडिया की हुकूमत को गिराना चाहते हैं। इस तरह के इल्जामात भी इन पर लगाए गए। इस प्रोटेस्ट से पहले जब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ तो ये प्रोटेस्ट सिर्फ स्टडी के मुतालिक था, लेकिन जब ये प्रोटेस्ट अपनी पीक पर पहुंचा, प्रोटेस्ट में कुछ ऑपोजिशन लीडर भी आ गए और इसी के साथ साथ सिख ब्रदर भी इसमें शामिल हो गए, जिससे किसानों का मुद्दा भी उभरा और इसी तरह स्टडी को बैक फुट पे फेंक दिया गया और बाकी मामलों पर बात होने लगी। अब गवर्नमेंट के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो वो स्टडी को बैक फुट पे फेंक के बाकी मामलों पे बात करे और इससे मामला और ज्यादा खराब हो सकते थे और गवर्नमेंट को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता था, और दूसरा रास्ता ये था कि एजुकेशन मिनिस्टर को उसकी पोस्ट से हटा दिया जाए। सो गवर्नमेंट ने इजी वे में जाते हुए एजुकेशन मिनिस्टर को उसकी पोस्ट से हटा दिया, उसने खुद इस्तीफा दे दिया। I am resigning from my post as education minister.
It is for personal reasons. I thank everyone for the opportunity. अब यहाँ पर बात खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर हुकूमत ने बात खत्म नहीं की। हुकूमत ने इस मामला को और तूल दी। उन्होंने AI का इस्तेमाल करते हुए जिन बच्चों ने इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था उनका सारा डेटा निकलवाया और उन पर FIR दर्ज करवाई। और इसी के साथ साथ जो लोग इसमें खाना बांट रहे थे लोगों में, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया, उनके खानदान को भी थ्रेट दिए गए और वो भी आज जेल की कोठरियों में बंद है। जिन बच्चों के CCTV फोटोज ली गई AI का इस्तेमाल करते हुए उनके सारा बैकग्राउंड निकाला गया और उनकी एजुकेशन भी निकाली गई ताकि उनके मुस्तकबिल के साथ खेला जा सके, ताकि उन्हें कोई भी गवर्नमेंट जॉब ना दी जाए, ताकि वो बेरोजगार ही मरे। ये कैसा इंसाफ है आज के दौर में जब लोग एजुकेटेड हैं और इंटरनेट हर तरफ मौजूद है, एक बात हर तरफ फैल जाती है। इस दौर में इंसान अपनी जिंदगी के लिए आजादी की जंग भी नहीं लड़ सकता। जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था तो बहुत सी मीम्स आई जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भी ये प्रोटेस्ट करना चाहिए और अपनी हक के लिए लड़ना चाहिए। इसी को लेकर चलते हुए आजाद कश्मीर जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है उसमें प्रोटेस्ट शुरू किया गया। अब इंडिया में जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान में जो प्रोटेस्ट किया गया उसमें 4 पुलिस के जवान शहीद हुए और इसी के साथ साथ 35 आम शहरियों को शहीद किया गया। हमेशा ये बात याद रखिएगा कि इंडिया में जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें उनके कुछ इन्फ्लुएंसर और एक्टर्स ने भी साथ दिया और वो अवाम के साथ खड़े थे कि हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो प्रोटेस्ट हुआ उस पर कोई भी बात करने के लिए राजी नहीं है, कोई एक्टर उस पर बात करने के लिए राजी नहीं है, कोई इन्फ्लुएंसर उस पर बात करने पर राजी नहीं है, कोई यूट्यूबर उस पर बात करने के लिए राजी नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इन दोनों ममालिक की किसी भी न्यूज चैनल ने इस प्रोटेस्ट को नहीं दिखाया, जबकि अल जजीरा न्यूज चैनल जो कि ईरान का न्यूज चैनल है और एक दो और न्यूज चैनल उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में तकरीबन 35 लोगों को कत्ल कर दिया गया जो कि प्रोटेस्ट कर रहे। लेकिन इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि 35 के साथ साथ 4 पुलिस के ऑफिसर्स भी कत्ल हुए। हो सकता है पाकिस्तान में किया गया प्रोटेस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट हो या इसमें अवाम की तरफ से भी फायरिंग की गई हो जिसकी वजह से 4 जवान शहीद हुए। सब्सक्राइब।